प्रयागराज में चल रहे आस्था के महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कल मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान का शुभ अवसर है। इस पवित्र स्नान के लिए दूर दूर से भक्त महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान में अखाड़ों के महामंडलेश्वर अपने अपने रथों पर सवार होकर स्नान के लिए जाएंगे। उनके साथ अखाड़ों से जुड़े श्रद्धालु और दूसरे सन्यासी भी होंगे। मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज और महाकुंभ क्षेत्र में खास तैयारी की जा रही है, क्योंकि उम्मीद यह है कि इस पवित्र स्नान को करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोग संगम नगरी में त्रिवेणी तट पर पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान का अपना ही एक अलग महत्व होता है और उस पर से कई विशेष संयोग भी कल के दिन बन रहे हैं। कल मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है। माना जा रहा है कि कल 10 करोड़ श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे और अभी से ही बड़ी संख्या में भक्तों के महाकुंभ में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए महाकुंभ प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए हैं। देखिए हमारे सहयोगी संजय शर्मा की एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने किए हैं जबरदस्त इंतजाम। लेकिन भारी भीड़ के चलते पॉन्टून पुल, सभी 30 पॉन्टून पुल किए गए हैं, रोके गए हैं। वहां लोगों की आवाजाही बंद है, क्योंकि 10 करोड़ लोग अगर इस छोटी कुंभ नगरी में पहुंच जाते हैं तो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि जो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में गंगा या यमुना के तट पर स्नान करेगा। यानी जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं वो अरेल घाट की तरफ स्नान करेंगे, जो बनारस की तरफ से आ रहे हैं उन तरफ से तो वो झूसी की तरफ गंगा के तट पर स्नान करेंगे, और जो कानपुर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उन सारे लोगों को यहीं गंगा के तट पर दारागंज के आसपास जो पूरे 20 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं गंगा यमुना के किनारे, वहां स्नान करेंगे। बाकी जो जनता अंदर आई हुई है, जो ट्रेन से आ रही है, बस से आ रही है, उन सारी जनता को यहाँ पर अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इस सबसे बड़े ब्रह्मांडीय महापर्व, ये सिर्फ सनातन का महापर्व नहीं, ये सिर्फ पृथ्वी का महापर्व नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का महापर्व है पूर्ण कुंभ। क्योंकि इसमें पृथ्वी पर ये आयोजित जरूर होता है, लेकिन इसमें हिस्सेदारी और सहभागिता है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, इन सारे लोगों का ऐसा योग बन रहा है जो इसे पूर्ण महाकुंभ का योग बनाता है। और साधु संतों महंतों के अखाड़े जब यहां से आएंगे, ये आगे हमारे कैमरामैन कृपाल सिंह जी दिखा रहे हैं, सामने जो जगह ये बसें खड़ी हैं उसके पीछे जो रास्ता है वो अखाड़ों के संतों महंतों के अमृत पर्व स्नान के लिए आने का रास्ता है। और वहां से यहाँ वो अपने वाहन रथ छोड़ेंगे और यहाँ से पैदल वो संगम तक जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और ये जो पूरा खाली इलाका है, इस इलाके से अखाड़ों के संत महंत वापसी का मार्ग है, इससे वो वापस अपने शिविरों में जाएंगे। पिछली बार के मुकाबले इस बार सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भीड़ ऐसा है कि आज ही लग रहा है कि 5-7 करोड़ लोग तो आज ही स्नान कर लेंगे, क्योंकि भीड़ अजस्र रूप से बह रही है। जैसे गंगा और यमुना की धार है, वैसे ही भीड़ भी बहती जा रही है। अब हम आपको बताएं कि मौनी अमावस्या का हमारे शास्त्रों में जो महत्व है वो ये कि मौनी अमावस्या के दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था, इसलिए भी इसका महत्व है। दूसरा, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आज के दिन से ही शुरू की थी महाप्रलय के बाद, तो इसका इसलिए भी महत्व है। लोग ये मानते हैं कि भारतीय वाङ्मय ये कहता है कि मौनी अमावस्या के दिन हमारे पितृगण, देवगण सारे धरती पर और तीर्थों में अवतरित होते हैं, वहां आते हैं, इसलिए लोग मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं। जो लोग यहाँ आ गए हैं वो तो परम सौभाग्यशाली हैं, वो अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, गंगा और यमुना के धार और संगम में जाकर डुबकी लगा सकते हैं, अपने पितरों को जल अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा महत्व इसका भी है कि इस दिन लोग गंगा जल में दूध, जौ और तिल ये डालकर अपने पितरों को समर्पित करते हैं, यानी उनकी प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तमाम लोगों के लिए, जो लोग यहाँ नहीं भी आ पाए हैं, वो इस तरह से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और
ऐसी शुभकामनाएं करें कि जिससे कि इतना बड़ा महापर्व सुचारू रूप से निर्विघ्न संपन्न हो सके। हालांकि प्रशासन के आगे चुनौतियां हैं, प्रशासन इन चुनौतियों से निपटने के लिए एहतियाती उपाय कर रहा है, लेकिन सभी लोगों का यही कहना है कि ये गंगा जी की कृपा है जिसकी वजह से ये पूर्ण महाकुंभ का ये पर्व संपन्न हो रहा है। क्योंकि ये करोड़ों लोगों की भीड़ किसी के इन्विटेशन पर नहीं आई है, सिर्फ पुण्य लूटने के लिए आई है, और कहें तो अपने पीछे सब कुछ लुटाने की भावना से आई है कि सब कुछ लुटाकर जो यहाँ आए हैं वही असली पुण्य लूट रहे हैं। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग। देखिए, मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं, लेकिन साथ में आए घर परिवार के लोग एक दूसरे से ना बिछड़ जाएं, इसके लिए श्रद्धालुओं ने भी अपनी सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। देखिए एक रिपोर्ट। भव्य दिव्य और डिजिटल महाकुंभ है, लेकिन इसके बावजूद इसके बावजूद लोग अपनी सुरक्षा खुद लेकर चल रहे हैं। अगर डिजिटल है फिर भी खोया पाया विभाग के सारे दिन अनाउंसमेंट चलती है, और ये इन लोगों ने ऐसा इंतजाम किया है ताकि सारे लोग इस घेरे के अंदर रहें। ये सुरक्षा चक्र है, सुरक्षा का घेरा है जिसमें कोई किसी से बिछड़े नहीं। आज भी अगर इतना डिजिटल इंडिया आगे बढ़ गया है, फिर भी लोगों के अनाउंसमेंट से लगातार खोया पाया विभाग में अनाउंसमेंट होते रहते हैं, और बहुत सारे लोग जिनको उनके घर वाले मिल नहीं पाते, उनके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं, कुछ नहीं, हम रोज ऐसे लोगों को देखते हैं। लेकिन इस तरह के उपाय हैं जो इंश्योर करते हैं कि आप सुरक्षा घेरे में हैं, सुरक्षा चक्र में हैं। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग। मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज और महाकुंभ क्षेत्र में खास तैयारी की जा रही है, क्योंकि उम्मीद है कि इस पवित्र स्नान को करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोग संगम नगरी में त्रिवेणी तट पर पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान का अपना अलग ही महत्व होता है, तो और उस पर से कई विशेष संयोग भी बन रहे हैं। क्या कुछ है, देखिए। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के इस संगम पर महाकुंभ में अब तक 2 प्रमुख पर्व संपन्न हो चुके हैं, और अब मौनी अमावस्या के तीसरे अमृत स्नान की बारी है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और तैयारियां हो भी क्यों ना, आखिर मौनी अमावस्या के दिन यहां 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। मौनी अमावस्या से पहले कुंभ नगरी में पुख्ता तैयारी की गई है। पूरे कुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, ताकि भीड़ पर नियंत्रण में आसानी हो। भीड़ पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर मुस्तैदी से काम कर रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात है। सभी प्रमुख रास्तों पर खास निगरानी की जा रही है। मेला प्रशासन मौनी अमावस्या को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है ताकि आने और जाने का रूट डिस्टर्ब न हो, जबकि श्रद्धालुओं की भीड़ यहां लगातार पहुंच रही है और इस इरादे से पहुंच रही है कि वो मौनी अमावस्या तक यहीं रुकेंगे और अमृत स्नान के बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। और अब वेडनेसडे यानी कि बुधवार को जो मौनी अमावस्या है, तो उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पुख्ता हैं, और श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कहाँ रुकना है, कहाँ रहना है, जिससे उस दिन भीड़ भाड़ की नौबत ऐसी ना हो कि वो भगदड़ में तब्दील हो सके। मेला प्राधिकरण ने यहाँ एक और खास इंतजाम किया है, वो ये कि 29 जनवरी को होने वाले अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के लिए बनाए गए रास्तों को श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि साधु संतों को स्नान करने के लिए जाने वाले रास्ते में कोई अवरोध न हो सके। सबसे बड़ा उत्सव, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा इंतजाम इसी दिन के लिए होते हैं जो 29 जनवरी को है, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का भारतीय वाङ्मय में बहुत महत्व है, और ये कहते हैं कि इसी दिन सृष्टि की शुरुआत की थी, ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की शुरुआत की थी। इसलिए मनु महाराज के नाम पर, जो मनु पूरे मानवों के आदि पुरुष हैं, उनकी याद में इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन लोग मौन रहते हैं, और इस दिन किया गया दान, तीर्थ, जप, स्नान, ये सारी चीजें बहुत फलदायी होती हैं, अक्षय फलदायी होती हैं। मौनी अमावस्या का सनातन धर्म में खास महत्व है।
इस शुभ अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा की परंपरा है। लोग इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी करते हैं ताकि पितृदोष से मुक्ति मिल सके। साथ ही ऐसा माना जाता है कि विधि विधान से गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ करने से सभी प्रकार के दुख और संकटों से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार मौनी अमावस्या पर कई मंगलकारी शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इन योग में देवों के देव महादेव की उपासना से अक्षय फल की प्राप्ति होगी और संकटों से भी छुटकारा मिलेगा। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या का शुभारंभ 28 जनवरी को शाम 7:35 से हो रहा है और समापन 29 जनवरी की शाम 6:05 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है, इसलिए 29 जनवरी को ही मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। इसलिए 29 जनवरी को स्नान ध्यान के बाद भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। मौनी अमावस्या पर शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या के दिन महादेव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ 29 जनवरी को शाम 6:05 तक रहेंगे। इस समय शिव शक्ति की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग भी बन रहा है। ये 28 जनवरी को रात 9:22 तक ही रहेगा। साथ ही मौनी अमावस्या पर श्रवण और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का भी संयोग है। इन नक्षत्र में महादेव की पूजा करने से व्यक्ति को अपार सुखों की प्राप्ति होगी। मौनी अमावस्या के शुभ संयोगों से कुछ राशियों के लोगों की बेहतरी होने जा रही है। इसमें वृषभ राशि के लोगों के जीवन में शुभ बदलाव होने जा रहा है। कन्या राशि के लिए भी यह संयोग शुभता का संकेत लेकर आ रहा है। तुला राशि के करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। मकर राशि के सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। इस बार की मौनी अमावस्या बहुत ही खास मानी जा रही है। 12 साल बाद इस दिन मकर राशि में चंद्रमा, सूर्य और गुरु का भी संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने से अच्छे स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रयागराज से संजय शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको क्रिकेट की दुनिया के सितारों की एआई जनरेटेड आध्यात्मिक तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन समेत तमाम खिलाड़ी साधु संत के वेश में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं। भारत आर्मी की ओर से इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिनमें खिलाड़ियों की साधु के रूप में कल्पना की गई है। बहरहाल क्रिकेट प्रेमियों को स्टार क्रिकेटर्स की ये अनूठी तस्वीरें पसंद भी आ रही हैं। महाकुंभ की आस्था और आध्यात्मिकता चेतना का प्रभाव अयोध्या और काशी जैसे पौराणिक नगरों तक नजर आ रहा है। संगम तट के साथ ही इन धार्मिक स्थलों का वातावरण और भी ज्यादा भक्तिमय हो गया है। आने वाले हर एक दिन के साथ यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भक्ति के रथ पर सवार श्रद्धालुओं के जनसैलाब को देखकर अगर हम इसे यूपी में आस्था का स्वर्ण काल कहें तो ये गलत नहीं होगा। प्रयागराज में पिछले 15 दिनों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अयोध्या और काशी में लाखों भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान की मेजबानी के लिए प्रयागराज तैयार है। मौनी अमावस्या को लेकर त्रिवेणी तट पर श्रद्धालुओं के जत्थे जुटने लगे हैं। संगम नगरी में आस्था का जैसे समंदर उमड़ पड़ा है, ठीक वैसी ही कुछ तस्वीरें राम नगरी अयोध्या और बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में भी नजर आ रहा है। कुंभ स्नान के बाद श्रद्धालुओं के जत्थे अयोध्या और काशी पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी तट पर कल महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान होना है। इसमें करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। संगम नगरी की ओर आने वाली हर सड़क पर सिर्फ लोगों के जत्थे नजर आ रहे हैं। संख्या जब इतनी बड़ी हो तो व्यवस्थाएं भी उतनी ही व्यापक करनी पड़ती हैं। प्रयागराज से अयोध्या की दूरी महज 182 किलोमीटर है। महाकुंभ में देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पवित्र स्नान के बाद रामलला के दर्शनों की चाहत उन्हें अवधपुरी तक खींच ला रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हर रोज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
भगवान राम की मनमोहक छवि के दीदार के लिए सोमवार को यहाँ रिकॉर्ड 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या की सड़कों का नजारा कुछ ऐसा है, जहां तक नजर पहुंचे वहां तक सिर्फ राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ कोई असुविधा न हो, इसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है। भीड़ का निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और अभी भी सभी जगह सुव्यवस्थित है। अलबत्ता भीड़ है तो भीड़ होने के नाते कुछ रेगुलेशंस स्टैब्लिश किए गए, सभी जगह सुचारू रूप से कार्य। लाखों की संख्या में भीड़ है जिसका अनुमान हम लोग लगा करके अलग से। अयोध्या के बाद बात अगर काशी की करें तो बाबा भोलेनाथ की नगरी भी संगम नगरी से ज्यादा दूर नहीं है। प्रयागराज से करीब 135 किलोमीटर दूर वाराणसी में भी श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा है। बनारस की गलियों में हो रही भीड़ सावन और शिवरात्रि के आंकड़ों को भी पार कर रही है। ये भीड़ 5 तारीख तक बनी रहेगी, क्योंकि अभी 29 जनवरी को जहां मौनी अमावस्या है तो वहीं 3 फरवरी को बसंत पंचमी का भी पर्व है और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ प्रयाग से दर्शन करके गंगा स्नान करके काशी की तरफ रुख करेंगे। यही कारण है कि 5 तारीख तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन ही शिक्षा देने का निर्देश दिया गया है। बाबा विश्वनाथ की चौखट पर मत्था टेकने हर दिन करीब 5 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच रहे हैं। सड़कों पर उमड़ते आस्था के समंदर को संभालने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। यहाँ चौराहे को खाली कर रखिए, नंदी सर्कल को बिल्कुल खाली रखिए। आप लोग आगे बढ़ते जाइए। सभी दर्शनार्थियों से सादर अनुरोध है, आप लोगों से बुलंद निवेदन है कि चौराहे को खाली रखिए। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भी आस्था का हुजूम उमड़ने की उम्मीद है, जो वाराणसी और अयोध्या का रुख कर सकता है, जिसको लेकर वाराणसी और अयोध्या में तैयारियां की जा रही हैं, ताकि भक्तों की आस्था में कोई रुकावट न आए। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ द रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब लंच टाइम में बात कुछ और खबरों की होगी। वक्त हो चुका है लंच टाइम स्पेशल का। और अब बात कर लेते हैं स्वाद और जायके की। दिल्ली के चुनावी माहौल के बीच आज आपको लिए चलते हैं कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 25 साल से भी ज्यादा पुराना एक फूड सेंटर है जिसका नाम है कुमार पाव भाजी कॉर्नर। लोगों के इस फेवरेट फूड सेंटर पर अपने समर्थकों संग कांग्रेस प्रत्याशी पहुंचे। पाव भाजी और वड़ा पाव के चटकारों के साथ तीखे मुद्दों पर बात हुई, तो वहीं प्रचार अभियान पर भी निकले बीजेपी उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने भी कृष्णानगर की जनता के मिजाज को बयां किया। वड़ा जो बनेगा विकास बग्गा और पाव बनेगा नील गोयल और खाएंगे राजू जी। मिर्ची लगेगी बीजेपी को और कहते हैं आम आदमी पार्टी को, विकास बग्गा को और डॉक्टर साहब को। भाई पाव की ज्यादा बात करता है, जिसके पाव यहाँ टिके हुए हैं वो पाव इस बार उखड़ने वाले हैं। और बड़ा जो है वो जो बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी और बड़ी पार्टी का हमारे राजू जी है। टफ फाइट होगी इस बार, तीनों पार्टियों में नेक टू नेक बैटल होगा। मैं आ गई हूँ आपको आज लेकर कुमार पाव भाजी कॉर्नर पे, और ये जो चौक है वो फेमस ही इस कुमार पाव भाजी के नाम से है। बेहद ही मशहूर है यहाँ की पाव भाजी और साथ ही साथ बड़ा पाव। 25 साल से भी ज्यादा पुरानी जो है ये दुकान है, जिसके लोग दीवाने हैं। पाव भाजी के तो है, लेकिन दिन के समय में यहाँ पे लोग आपको इस तरीके से वड़ा पाव के चटकारे लेते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले तो मैं चटकारे की ही बात करूंगी, कैसा है? तीखा चटकारा एकदम या नहीं? बहुत ही फेमस है हमारे यहाँ का। हम बचपन से इनकी पहले तो पाव भाजी खाते थे, अब वड़ा पाव उन्होंने 3-4 साल से शुरू किया है, अब वो भी शुरू किया है तो वो भी बहुत अच्छा है, इनका अच्छा ऑप्शन है। मिठास भी है इसके अंदर, चटकारा भी है, इसमें लाल मिर्ची भी है और हरी मिर्ची भी है। अच्छा, पार्टी कौन तीखा लगाने वाली है इस बार, ये बता दो। इस बार दिल्ली के अंदर कांग्रेस बैक होने वाली है। आज जिस प्रकार से केजरीवाल के झूठे वादों से दिल्ली वासी तंग आ चुके हैं, तो दिल्ली पूरी की पूरी पोल्यूशन से लिप्त हो चुकी है। लोग अब दिल्ली छोड़ने का मजबूर हो गए हैं। जिस प्रकार से आज लोग कहते हैं कि हमें सही है फिर से शीला दीक्षित वाली दिल्ली, वो दिल्ली इसमें सीएनजी आई, प्रदूषण को कम किया, पेड़ पौधे लगाए गए, दिल्ली को हरा भरा किया गया। ये सारे कार्य कांग्रेस की सरकार के नाम हुआ। टफ फाइट होगी इस बार,
तीनों पार्टियों में नेक टू नेक बैटल होगा। इस बार तो सिर्फ ये लग रहा है कि जैसे पहले क्या होता था, लोग बोलते थे कि सिर्फ बीजेपी फेवर है, बीजेपी फेवर है। अब वो बीजेपी और आप वाला जमाना चला गया। अब हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो कांग्रेस थी, जिसको लोग सबसे नीचा दिखा रहे थे, इस बार लगता है वही टॉप करेगी। मैं जहाँ जा रहा हूँ मैडम, आप मेरे से चलिए। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप मुझे यहाँ मिल गए हैं तो मैं आपको भेजूंगा वीडियो वहाँ पर। तो इतनी जबरदस्त सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ बह रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग हमसे लड़ रहे हैं, पहले ये ठीक कराओ, पहले ये ठीक कराओ। तो ये राजमहल और ताजमहल के अंदर भी झगड़ा चल रहा है इनका। वो कह रहे हैं उन्होंने राजमहल बना दिया, वो कह रहे हैं शीश महल बना दिया उन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ राजमहल शीश महल का क्या? तो गरीबों का महल कुछ नहीं है ना, गरीबों का महल तो टूट रहे हैं। अच्छा, कितने तरीके की वैरायटी है यहाँ पे? हाँ भैया, कितने तरीके की वैरायटी? 2 तरह की होती है, आलू वाले बड़ा पाव, पनीर बड़ा पाव। और पाव भाजी? पाव भाजी शाम को 5 बजे, पाव भाजी, वेज पुलाव, मसाला पाव। सबसे पहले मैं एक बाइट लूंगी, क्योंकि हालांकि मेरा गला बहुत खराब है, लेकिन जितनी इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि मशहूर बहुत है और मेरा गला ठीक हो जाएगा, तो एक बाइट तो मैं डेफिनेटली लूंगी। यहाँ विकास नहीं हुआ। हमने खुद अपनी प्रॉपर पार्टी को छोड़कर, मैं नाम नहीं लूंगा, हमने बग्गा जी पर विश्वास किया और बग्गा जी पर जो विश्वास हमने किया वो विश्वास पर खरे उतरे नहीं। पब्लिक के हाथ में तो मोस्टली बहुत कुछ लग नहीं रहा है। मोदी जैसे इंसान आए तो हमारे देश को कुछ तरक्की हुई है। जिसके पाँव यहाँ टिके हुए हैं वो पाँव इस बार उखड़ने वाले हैं। और बड़ा जो है वो जो बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और बड़ी पार्टी का हमारे राजू जी हैं। सर, सबसे पहला तो मेरा सवाल ही है, बीजेपी ने अपना पहला जो संकल्प पत्र अभी जारी किया है, उसमें बहुत सारे फ्रीबीज की बात हो रही है। एक तरफ आप लोग मना करते हो कि नहीं, हम मुफ्त की चीजें कभी रेवड़ियां नहीं बांटते हैं, दूसरी तरफ भरमार है उसके अंदर। रेवड़ी और फ्री बीज में फर्क है। व्हाट इज रेवड़ी? रेवड़ी जनरल आपने कह दिया, 2100 रुपए देंगे, हर महिला को देंगे, वो संभव ही नहीं है। तो और फिर इसीलिए वो काम कर ही नहीं पाते। फ्री बीज है जो टारगेटेड लोग हैं उनको देने का। टारगेटेड से मतलब है गरीब लोगों को देना, अंतिम व्यक्ति तक वो फायदा पहुंचे। तो हमारा आप देखो 2500 रुपए गरीब महिलाओं को देंगे, प्रति माह देंगे। अटल कैंटीन योजना 5 रुपए में खाना देंगे, वो कहाँ देंगे? गरीब बस्ती में देंगे। पहला मुद्दा है यहाँ की सड़कें हैं। ये सब सड़कें पिछले 10 साल से बनी ही नहीं है, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हुई हैं। टूटी फूटी के कितने गड्ढे हैं कि कई लोगों के फ्रैक्चर हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स खूब हो रहे हैं। वो जो काम नहीं हुआ सबसे पहले वो समस्या है। फिर है पानी जो गंदा आ रहा है। सब गलियां, सब रोड टूटे पड़े हैं, कोई भी रोड साबुत नजर नहीं आएगा आपको, एक गली साबुत नजर नहीं आएगी। कृष्णनगर की जनता, जिनका मानना है कि पार्टियां जुमले होते हैं, हर बारी जब सरकार बनने की बात आती है तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस तरीके की जो है वादे जो है किए जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने जो वादे करे हैं वो सिर्फ फ्रीबीज नहीं है, वो एक्चुअल में महिलाओं को देने की जो जरूरत की चीजें हैं उसके ऊपर वो उनकी बात कर रहे हैं। और वक्त बताएगा कि कृष्णनगर में जनता किसको चुनती है इस बारी, क्योंकि मुकाबला तीनों पार्टी में बराबर का है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। और अब आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद में, जहां पर पराक्रम दिवस मनाने और सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए हैदराबाद के साइकिल राइडर अनिल कुमार ने एक विशाल रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल अनिल कुमार ने एक पैटर्न राइड के जरिए सुभाष चंद्र बोस का चित्र बनाया और इस राइड को पूरा करने में उन्हें 11 दिन लगे, जिसमें 913 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ये विशाल परियोजना AOC सेंटर से शुरू हुई और फॉक्स सागर के पास समाप्त हुई। और इस तरह की राइड को पैटर्न राइड कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कवि कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो गोवा से लौटते हुए फ्लाइट में एक छोटे बच्चे के साथ मस्ती करते हुए दिखे। असल में बच्चा विमान में रो रहा था, उसके माता पिता भी उसे चुप नहीं करवा पा रहे थे। तब कुमार विश्वास उस बच्चे के पास पहुंचे और उसके साथ खेलने लगे। इसके बाद ये नन्हा उस्ताद रोना भूल गया और फ्लाइट में सभी को अपनी अदाओं से हंसाने लगा। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। चलो चले। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। सबसे नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो, नमस्ते। शिव भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। इस साल गर्मियों में फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। भारत और चीन में इस यात्रा को लेकर सहमति बन गई है। इसके अलावा जल्द ही दोबारा भारत और चीन के बीच फ्लाइट सर्विस भी शुरू हो जाएगी।
2020 से रुकी हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल गर्मी के मौसम में फिर से शुरू होने जा रही है और इसके साथ ही भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू करने पर भी सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि 2 बड़े फैसले बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बैठक में लिए गए। पहला, कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ और फिर से दोनों देशों के बीच फ्लाइट सर्विस शुरू करना। कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच फ्लाइट सर्विस 2020 से बंद है। इसकी वजह दोनों के बीच सीमा विवाद के बाद खराब रिश्ते और कोविड की लहर थी। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यही वजह है कि हिंदुओं के लिए ये बेहद पवित्र जगह माना जाता है। जैन धर्म में ये मान्यता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ ने यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की थी, जबकि बौद्ध ग्रंथों में कैलाश मानसरोवर को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है। 2020 से पहले हर साल करीब 50,000 भारतीय नेपाल के रास्ते धार्मिक यात्रा पर जाते रहे हैं। कैलाश मानसरोवर के शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। उत्तराखंड के लिपुलेख से ये स्थान सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। फिलहाल कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसलिए यहाँ जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए होती है। लेकिन 2020 से चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा की इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन भारत और चीन में सहमति बनने से शिव भक्तों के लिए ये बड़ा उपहार माना जा रहा है। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 3 रास्ते हैं। उत्तराखंड के लिपुलेख होकर यहाँ से मानसरोवर 65 किलोमीटर है। दूसरा, सिक्किम के नाथुला से होकर यहाँ से मानसरोवर की दूरी 800 किलोमीटर है। तीसरा, नेपाल की राजधानी काठमांडू होकर यहाँ से कैलाश मानसरोवर 500 किलोमीटर दूर है। एक अनुमान के मुताबिक कैलाश मानसरोवर की यात्रा में करीब 2.5 लाख तक का खर्च एक भारतीय को आता है। उत्तराखंड के लिपुलेख से होकर जाने में 24 दिन लगते हैं, जबकि सिक्किम के नाथुला से होकर जाने पर 21 दिन का वक्त लगता है। ये यात्रा जून से सितंबर तक होती है और इसमें 18 साल से 70 साल के लोग ही शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिन में खिलती धूप से जनवरी में ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। कड़ाके की ठंड से राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 29 जनवरी यानी कि कल से मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है, क्योंकि 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। दिन में कड़कड़ाती धूप मानो जनवरी को मार्च बनाने पर तुली है, क्योंकि जनवरी में ही पारा 26 डिग्री के पार पहुंच गया है और अब न कोहरा बचा है और न ही कड़ाके की ठंड। भीषण सर्दी से निजात मिलती दिख रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों के साथ साथ करीब करीब पूरे उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से सुबह और शाम को ही हल्की ठंड और ठिठुरन का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में तापमान कई डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इसी हफ्ते 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे हिमालय के क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि उत्तर भारत में इन विक्षोभों से छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तापमान में बहुत ज्यादा कमी तो नहीं होगी, लेकिन गर्मी बढ़ने की रफ्तार पर रोक जरूर लगेगी। 28-29 तारीख वाली जो पश्चिम विक्षोभ है, उसके कारण से दोबारा आपका बादल आ जाएंगे और मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी और मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 1 से 2 डिग्री सेल्सियस घट जाएगी। और थोड़ा बहुत पहाड़ी क्षेत्र में इसी के कारण से बारिश होने का भी संभावना है, स्नोफॉल होने की संभावना है, खासकर पहाड़ी राज्यों में 29 तारीख से लेके आगे 3 से 4 दिन तक। प्लेन्स में हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिन के तापमान के बढ़ने की वजह है साफ आसमान, क्योंकि प्रदूषण का स्तर भी कम है और सूरज की गर्मी सतह तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी महीने में भी बारिश की कमी देखी जा रही है।
पूरे देश में 67% बारिश की कमी देखी जा रही है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो ये कमी 76% है। मध्य भारत में बारिश की कमी 95% है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और राजस्थान के कई इलाकों में 1 से 2 दिन तक शीतलहर की स्थिति बरकरार रह सकती है। कश्मीर में भी शुष्क मौसम की वजह से दिन में गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ भी 29 जनवरी से बारिश की संभावना है। श्रीनगर के साथ कश्मीर के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदी और मराठी बोलकर हिंदुस्तानियों का दिल जीतने वाले ब्रिटिश सिंगर क्रिस मार्टिन प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। मार्टिन के साथ अमेरिकी अभिनेत्री और उनकी गर्लफ्रेंड डकोटा भी नजर आई। संगम नगरी पहुंचने से पहले क्रिस मार्टिन के बैंड कोल्डप्ले ने गुजरात के अहमदाबाद में खूब धमाल मचाया। रिपब्लिक डे के मौके पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिस ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर वहां हर किसी को दंग कर दिया। दोनों मुंबई के विश्व प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं और अब मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ पहुंचे हैं। त्रिवेणी के तट पर कार में सवार होकर दोनों विदेशी मेहमान भगवा रंग के कपड़ों में दिखे। महाकुंभ की अलौकिक आभा सिर्फ भारत तक ही नहीं सीमित, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंच रही हैं। और चलिए अब बात क्रिकेट की दुनिया की करते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को साल 2024 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया। आपको ये भी बता दें कि बुमराह ने हाल ही में टेस्ट में 200 विकेट पूरे किए थे और उन्होंने 2024 में टेस्ट क्रिकेट के 13 मैच में से 14.92 की औसत और 13.16 के स्ट्राइक रेट से 71 विकेट चटकाए थे। जसप्रीत बुमराह के अलावा भारतीय महिला टीम की धाकड़ बल्लेबाज स्मृति मंधाना